वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं टू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास रूल्स होंगे, मेथड होंगे जिनके ज़रिए हम एक क्वांटिटेटिव मैयर ऑफ अनसर्टेनिटी निकालते हैं। लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्टिव होता है इसमें हमारे पास क्या रूल मेथड नहीं है, इसमें हमारे पास पर्सनल डिग्री ऑफ बिलीव होती है। जैसे आप देखें, अब हमारे पास क्या है कि अगर आप घर से बाहर निकलें या मौसम को देखें, आप कहें कि बारिश हो इतने परसेंट चांसेस हैं कि क्या बारिश हो सकती है। दूसरा आपका दोस्त कहे नहीं यार मेरे ख्याल में 60% चांसेस हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या पर्सनल डिग्री और बिलीफ है हमारे पास इसमें मौजूद। या अब कोई बंदा टेस्ट दे के आए तो वो क्या कहे कि मैं टेस्ट दे के आया हूँ तो मुझे यार 50-50 लग रहा है कि मैंने यार पास हो जाना है। कोई कहता है कि मैं 90% श्योर हूँ मैंने पास हो जाना है। तो ये क्या है, पर्सनल डिग्री और बिलीफ। तो अब देखते हैं पहले हम हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जिसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखें हमने ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास इसकी है पॉइंट ऑफ व्यू उस लिहाज से देखते हैं जिसके हमारे पास क्या है, इसमें हमें इसकी फॉलोइंग कैटेगरी बना सकते हैं। इसकी कैटेगरी एक होती है क्लासिकल और प्रियोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्या होती है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए मैंने साथ ही एग्जांपल भी लिख दी है ताकि हम डेफिनेशन भी बोलते जाएं और आपको साथ साथ पता भी चलता जाए। अगर हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जो कि प्रोड्यूस कर रहा हो एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि देखें अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूं तो अब देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली हमारे पास आउटकम उसके कितने आ सकते हैं। ये हमारे पास 8 आउटकम उसके आ सकते थे। अब हमारे पास इतना आपको पता चल गया। तो अब अगर वो कहता है कि इफ एम आउट ऑफ दीज आउटकम्स आर कंसीडर फेवरेबल, यानी कि अब देखें इनमें से अब हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स हम बात कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर वो कहता है ना कि अगर हमने 3 कॉइन क्या किए हैं, हमने टॉस किए हैं, तो अब हमारे पास हमें क्या बता रहा है। अब वो हमें कहता है कि हमें बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, वो हमारे पास क्या है। तो अब देखें हमारे पास फेवरेबल इवेंट इसमें फिर कितना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हैंड है। तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट क्या है, ये सारे के सारे जो हमारे पास फेवर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए अगर मैं कहूँ ना इसे तो 7 है ये। यानी कि ये देखें ये हमारे पास क्या है एम, अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़िलहाल आपको एम के साथ बताऊँ, इसके साथ चले नहीं बताता, तो ये मेरे पास क्या है फेवरेबल इवेंट्स मेरे पास कितने हो गए, 7 हो गए। उसके पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने ऊपर वाला देख लिया कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अब देखें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसके कितने हैं, 8 है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका है यहाँ पर कि 7 डिवाइडेड बाय 8। ये मेरे पास क्या है कि ये ऐसे अब निकालते हैं। तो m और n की ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास m डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास रेशो होती है। ठीक है, तो इसमें m क्या हमारे पास है, m हमारे पास देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हैं और n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। अब देखें हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आए हैं, वो हमारे पास 8 आए हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें एटलीस्ट वन हेड वाला क्या उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दो। तो उसमें हमारे पास फेवर कितने कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास कितने हैं, 7 है। ठीक है, अब देखें वो जो 7 है, अब हमने क्या किया 7 यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल के आ गया। अच्छा, ये अब हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो फाउंड की थी फ्रेंच मैथमेटिशियंस था P.S. लेप्लेस। ठीक है, उसने, और ये हमारे पास यूज़ वेरी कन्वेंशनली यूज़ की जाती है इन एक्सपेरिमेंट्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट कैन बी डिटरमाइंड। देखें हमने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो है वही डिटरमाइन किए हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। तो हमारे पास जो क्लासिकल डेफिनेशन है इसके, क्लासिकल जो हमारे पास डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, या हमारे पास प्रियोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें कुछ शॉर्टकम्स भी हैं। तो शॉर्टकम इसके क्या है, तो पहला इसका शॉर्टकम ये है कि हमारे पास जो टर्म इक्वली लाइकली है वो रियली मीन्स है, यानी कि हमारे पास हर एक इसमें जो आउटकम है उसके आने की
चांसेस क्या इक्वली लाइकली हो, हर एक के आने के चांसेस बराबर हो। और इसके अलावा हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफाइन कर रही होती है by introducing concept that pursue a prior knowledge of the meaning of probability। अब देखें, हमें 3 कॉइन हमने टॉस किया ना, तो हमने क्या किया, हमने टॉस करके उसके बाद मैंने ये नहीं लिखा, हमें उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी, हमें पहले ही उसके बारे में कुछ नॉलेज पता था, ठीक है, उसके लिहाज से हमने ये सारा लिखा है। ये हो गया। अब उसके बाद में, अब इसका जो यानी कि हमें प्रायर नॉलेज भी चाहिए होता है इसमें, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमारे पास इक्वली लाइकली भी होने चाहिए हमारी जो आउटकम आ रही है। अब इसमें हमारे पास जो दूसरी इसकी शॉर्ट कम है वो हमारे पास क्या है, अगर इक्वली लाइकली ना हो तो ये होल्ड नहीं करेगा। और जो थर्ड है वो ये है कि ये हमारे पास इट बिकम्स वेग्स व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मे बी इनफाइनाइट। अब इसमें तो ये देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8 है। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ही क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए तो ये वेग कर जाएगा। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास से नॉट क्लियरली एक्सप्रेस करेगा जो चीज़ों को होगा। ये इसके थ्री शॉर्टकम्स। अब हम देखते हैं सेकंड वाली, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या हम इसे क्या करेंगे, पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब जो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना, या हमारे पास प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास क्या कहती है, ये हमारे पास कहते हैं अगर हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जो कि हमारे पास रिपीट किया जाए एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर अगर मैं कॉइन पकड़ लूँ और मैं उसे क्या करूँ, रिपीट करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ 4000 मरतबा, 12000 मरतबा, या हमारे पास, अब देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर 4000 दफ़ा, 4040, 12000 या 24000, ठीक है। एक ही मैंने कॉइन पकड़ा और मैं उसे क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ। तो अब वो कहता है कि अगर उसे एक आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर, यानी कि उसे बार बार रिपीट किया एक दफ़ा, यानी कि एन मेरा क्या बार बार रिपीट किया, ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे पास इवेंट ए है वो ऑब्जर्व किया जाए, यानी कि इवेंट ए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इवेंट ए क्या है, मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स जो मेरे पास हैं वो मैंने ऑब्टेन करना है, वो मेरे पास एम है, नंबर ऑफ हेड मैं देख रहा हूँ। तो अब क्या फिर हमारे पास क्या होगा, फिर एम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मेरे पास एम क्या है, मेरे पास ये है, यानी कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इवेंट वो है। अब इसके बाद में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि जो मेरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास क्या होगी, वो डिफाइन की जाएगी लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो काफ़ी आसान है ये। देखें, मैं आपको अभी इसके बारे में समझाता हूँ कि अगर मैं रेशो ले लूँ फिर आगे, तो आसान अल्फाज में ये है कि अब देखें, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक क्वाइन टास्क कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो फेवरेबल उसे उसे क्या करें, आप रिपीट करते जाएं जो आइडेंटिकल कंडीशन है उसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक हमारे पास है बुफान और एक हमारे पास है पियर्सन, के पियर्सन। तो क्या बुफान ने क्या किया, बुफान ने जो हमारे पास आइडेंटिकल कंडीशन है उसके अंदर क्वाइन टास्क किया 4040 दफ़ा, ठीक है। और उसने हमारे पास जो उसकी सक्सेस थी, जो एम था उसका, जो हमारे पास इवेंट था, वो चाहता ऑब्जर्व जिसे वो कर रहा था हेड, यानी कि वो देखना चाहता था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसने इतनी दफ़ा देखा कि 4000 में इतनी दफ़ा हेड आ रहा है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमारे पास कितनी आ गई, 0.5, ठीक है। अब 0.5 पूरी नहीं है, अब देखें थोड़ा सा, अगर 4 डिजिट के लिहाज से वो देख रहा है। अब कार्ल पियर्सन था, उसने मज़ीद वही आगे एक्सपेरिमेंट, अगर वो उसने कॉइन पकड़ा शुरू से वो स्टार्ट करने लग गया 1 2 3 इस तरह उसने 12000 दफ़ा किया। उसने देखा इसमें हेड कितनी दफ़ा आ रहा है, 6019 दफ़ा। उसने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है, तो वो कितनी आई है। अब देखें ये इसका आंसर और इसका आंसर देखें, अब ये ज़्यादा करीब हो गया 0.5 के, ठीक है। अब इस तरह उसने जब कार्ल पियर्सन नहीं, जब 24,000 दफ़ा किया तो वो मज़ीद 5 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या, हम कहते हैं ना कि जब हम क्वाइन टास्क करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2।
1/2 यानी कि क्या है हमारे पास 50-50, ठीक है, 0.5 एग्जैक्टली 0.5 हम लिखते हैं, तो हमारे पास क्या होती है 50-50। तो ये यही कह रहा है कि जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 के बराबर जाती जाएगी। तो यही है कि जब आप एन इंक्रीज करेंगे इनडेफिनेटली, ठीक है, उसके बाद में आप रेशो लेंगे। आप देखें आपने एन को इंक्रीज किया, उसके बाद में रेशो लिया, तो जो आपके पास है ये हमारे पास स्टेबल होके आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी वो एक स्टेबल होके आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग रन स्टेबिलिटी या सेवरल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट था जो हमने ये किया। अब इसमें एक अब ये जो हमारे पास लॉन्ग रन फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी है ये हमें प्रोवाइड कर रही होती है यूजफुल बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी बेस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग रन के लिहाज से हमें ये एक बेस अच्छी हमें प्रोवाइड कर रही होती है। यही जो हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा हमारे पास स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास इसके 4 नाम होंगे। क्यों इसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये हमारे पास एज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा, यानी कि अब इसके ऊपर ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, ऑब्जर्व डाटा के ऊपर, यानी कि आपने थ्रो कॉइन को टास्क किया, टास्क करके चेक किया, उसके बाद में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ये ऑब्जर्व डाटा के ऊपर बेस कर रही होती है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो सारी बात है, हर चीज़ में कोई शॉर्टकमिंग तो होती हैं। तो इसकी हमारे पास लिमिटेशन क्या है, कि इसकी हमारे पास लिमिटेशन है एज द कंडीशन अंडर विच एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड में चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखें प्रैक्टिकली आप कॉइन को टास्क करने लग पड़े तो ज़ाहिर बात है, अब ये नहीं कि आपकी कंडीशन भी सेम रहेगी, हर ट्रायल के ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी या जो भी है। कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में आप इतने ज़्यादा रिपीट भी नहीं कर सकते 24,000 दफ़ा, ठीक है, 24,000 दफ़ा इसे रिपीट करना या बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और यानी कि इम्पॉसिबल हो जाता है आगे 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 लेकर जाना इसी को। फिर क्योंकि हमने क्या किया, हम यानी कि एक्सपेरिमेंट को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम नहीं लेकर जा सकते, तो हो सकता है कि हमारे पास एम और एन जो हमारे पास रेशो आ रही है वो यूनिक ना हो, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका थर्ड है द एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास बेस कर रही होती है ऑन सेट ऑफ एक्सियम्स, ठीक है, वेयर एन एक्सियम इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सैम्पल स्पेस ही है, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे पास जो सैम्पल पॉइंट है वो क्या है, E1 E2, ठीक है, ऐसे सो ऑन मेरे पास कितने हैं, En तक मेरे पास पड़े हुए हैं। चले, अब ईच सैम्पल पॉइंट को वो क्या करेगा, वो असाइन करेगा रियल नंबर। तो अगर मैं कहूँ ना कि ईच सैम्पल पॉइंट है उसे मैं रियल नंबर असाइन कर रहा हूँ, और उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ऐसे मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, कुछ उसे वो प्रोबेबिलिटी दे रहा है, यानी कि 0.01 या 0.03 इस तरह वो दे रहा है हमारे पास ईच जो उसका सैम्पल पॉइंट है उसे। अब इसमें हमारे पास एक्सियम इसके 3 एक्सियम है, ठीक है, जो हमारे पास बेसिक इसके एक्सियम है वो हमारे पास क्या है जो इसे सेटिस्फाई करने चाहिए। एक वो ये कहता है कि हमारे पास किसी भी आपके पास जो सैम्पल पॉइंट को आप प्रोबेबिलिटी देते हैं फॉर एनी इवेंट, हमारे पास क्या है फॉर एनी इवेंट EI, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसकी रेंज 0 और 1 ही होती है, ना 0 से हमारे पास छोटी होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। अब देखें ना, जैसे मैंने अभी प्रोबेबिलिटी लिखी, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1, ठीक है, उसकी लिमिट यही है। किसी भी अगर हमारे पास इसे वो प्रोबेबिलिटी दे रहा हो, इसे प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास क्या है कि वो 0 और 1 के अंदर ही रहेगी उसकी वैल्यू। और दूसरी हमारे पास क्या है कि जब उसने क्या करना है, उसने प्रोबेबिलिटी और S लेनी है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। यानी कि इस टोटल की ये सारे के सारा हमारे पास जो पड़ा हुआ है, जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है।
ठीक है। और टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 है, और वो 1 में से ही यानी कि थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इससे 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 इस तरह हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। समझाने के लिए आपको बता रहा है कि एक्सियम ये है हमारे पास, इसीलिए वो कहता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से 1 के अंदर ही होगी, ठीक है। 0 जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, और जो हमारे पास P1 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो श्योर इवेंट होता है। तो ये दोनों ही हमारे पास करनी होते हैं, इम्पॉसिबल टाइप होते हैं ये। अब हमारे पास थर्ड इसमें एक्सियम ये है कि वो कहता है कि हमारे पास अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हों, तो हमारे पास अब देखें हमारे पास ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब हम पहले मैं आपको ये लिख दूँ इसकी एक्सियम क्या है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको पता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब हमारे पास उनका इंटरसेक्शन क्या हो। हमारे पास ये जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब हमारे पास इंटरसेक्शन आप लें तो उनके दरमियान कोई भी पॉइंट ए और बी के दरमियान कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके थे 3 एक्सियम। तो इसे आप अगर समझना चाहते हैं ना आसान तरीके से, तो अगर आप कहीं ना एक डाइस आपने थ्रो किया तो उसके क्या है 6 उसके क्या हो जाएंगे, आउटकम हो जाएंगे। अब देखें हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 आने की। अब जो 1/6 है देखें वो 0 से और 1 के अंदर ही है, एक चीज़ तो ये होगी। अब देखें यहाँ पर इम्पॉसिबल क्या है कि अगर आप देखें आप कॉइन को अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से नीचे नहीं आ सकती। 0 और 1 हो गया आपका पहला एक्सियम हो गया। दूसरा क्या, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ये किस तरह है कि आप 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 सारे की सारे को 6 को जमा करेंगे तो आपका 6/6 1 आंसर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट थर्ड अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा। अगर हमारे पास देखें, अगर मैं कहूँ ना कि इवेंट ए जो है उसमें हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, इवेंट बी जो है उसमें हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो ए यूनियन बी उनमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी उनमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फिर ये होगी। ये आपको एक्सियम समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में सारा मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ बुक के लिहाज से, कि अगर हमारे पास क्या है कि इसमें जो अगर हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है तो उसके अंदर तो अगर मैं एक इवेंट ए कहूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट्स इंक्लूडेड। जैसे देखें अगर मैं मिसाल के तौर पर कहूँ ना कि अगर मैं सैम्पल स्पेस मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखें अब इसमें मेरे पास क्या है कि अभी मैंने कहा ना कि अगर एक इवेंट ए है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सम ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट्स डेटा आर इंक्लूडेड, जिसके इक्वल है। तो देखें अब हर एक की हमारे पास अब एन क्या है, इसमें एन हमारे पास है पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसमें हमारे पास आर लाइकली टू आर इक्वली लाइकली टू अकर, हर एक के आने के चांस हमारे पास क्या है, सेम है। तो ईच आउटकम जो हमारे पास है इसमें हमारे पास वो हमारे पास असाइन हो रही है उसे जो प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास क्या है 1/n, यानी कि 1/6। अगर मैं कहूँ ना 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस तरह ही हमारे पास हर एक की कितने हैं, हमारे पास 1/6 ही हैं। तो अगर मैं इसका सम कर लूँ सभी का इस तरह, अगर मेरे पास 4 और 5 और 6, तो मेरे पास क्या आएगा 6/6, तो वो मेरे पास क्या है 1 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन जो हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी, उसमें वो क्या कह रहा होता है, उसमें वो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या होती है m(n) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि मिनिमम वो क्या है हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू 0 आ सकती है। यानी कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी जो भी इवेंट की आप निकालेंगे तो वो मिनिमम 0 है और 0 से ज़्यादा हो सकती है, और मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब आप निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या है n/n, तो ये होती है 1, ये देखिए मैक्सिमम 1। तो हमने क्या किया, ये जब हमारे पास n/n हमने यहाँ पर किया तो हमारे पास कितने आए, 1 आई है। और अगर हमारे पास ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हमारे पास हमने वो पहले फार्मूला लिख के देख लिया था, वो ही आता है। तो ज़्यादा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 ही होती है। अगर मैं इसे आपको समझाऊँ ना, अगर हमारे पास 2
डाइस को आप क्या करें, थ्रो करें, तो उसमें हमारे पास क्या है, 2 डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें अगर आपको कोई बंदा कहे कि हमारे पास 2 डाई थ्रो करने के ऊपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 डाई को आप जितनी दफ़ा मर्जी रोल कर लें लेकिन उसके ऊपर 1 कभी नहीं आएगा, मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, तो वो क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो वो ज़ीरो। ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई कहे ना बंदा के 2 डाई को ही आप रोल करें और मोर देन उसका सम जो है वो 2 आए या 2 से ग्रेटर आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी 1 है। 2 भी आ सकता है और 2 से आगे हमारे पास कितनी आ सकती है वैल्यू, 36 तक वैल्यू आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अच्छा, अब हमारे पास हमने ऑब्जेक्टिव की तो सारा देख लिया, अब हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं, सब्जेक्टिव और पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास ये नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास होती है measure of strength of person believe regarding the occurrence of an event A। यानी कि देखें हमारे पास अगर कोई इवेंट की बात करें ना, हमने कहा ना कि वो अकर हो रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पर्सनल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल बिलीव, इसमें हम रिगार्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें ना कि ये हमारे पास प्योरली, ये हमारे पास क्या होती है, प्योरली सब्जेक्टिव होती है और बेस कर रही होती है वट एवर एविडेंस अवेलेबल टू द इंडिविजुअल। यानी कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो ये हमारे पास उन रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर हमारे पास ये हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास इक्वली लाइकली और नॉर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच इज़ पॉसिबल। अब ये देखें इक्वली लाइकली क्या है, अगर हम क्या करते थे, हमने इक्वल चांसेस हो हर दफ़ा उसके आने के, इक्वल चांसेस हो उनके आउटकम के आने के। जैसे हम डाई को थ्रो करते थे तो हमारे पास क्या था, जो 6 के 6 उसके आउटकम थे, उनके इक्वल चांसेस थे। अब हमारे पास जब हम कॉइन को करते थे वो भी इक्वल चांसेस थे। और उसके अलावा हमारे पास रिलेटिव अप्रोच, यानी कि अगर आपने हेड को, यानी कि आप कॉइन टास्क करते रहे, हेड को आपने देखा, तो वो क्या है, इन द लॉन्ग रन आपने कहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 भी होती है हेड के आने की, और टेल के आने की भी 0.5 ही होती है। अब देखें ये तो, अब अगर कहता है कि ये दो कंडीशंस ही आपको ना मिल रही हो, तो वहाँ पर आप ये वाली प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव लगा सकते हैं। कैसे, जैसे आप घर से बाहर निकले, आपने मौसम देखा, आपने कहा कि यार आज मुझे ना 70% चांसेस लग रहे हैं कि बारिश हो जानी, तो क्या, प्योरली सब्जेक्टिव है ये। ठीक है। और इसमें हमारे पास यानी कि जो भी एविडेंस उसके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक वो बोल रहा है। एक और अगर वो ऐसे ही, अगर कोई बंदा इम्तिहान दे के आया, वो कहे कि मेरे पास यार मुझे 70% चांसेस है कि मैं ना पास कर जाऊंगा, ठीक है, 80% चांस है मैं पास कर जाऊंगा। बारिश हो रही है तो आप कहें कि यार लाइटनिंग होने के या थंडर गिरने के हमारे पास यहाँ 10% चांस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्योरली सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें ना कोई इक्वली लाइकली है, ना हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये जो अप्रोच है वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी फिर जो होती है, इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो हमारे पास, अब देखें, 2 और मोर जो हमारे पास पर्सन होते हैं, अगर हम उसे फेस विद द सेम एविडेंस में अराइव एट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। अब देखें एक बंदा, अगर अब मौसम ख़राब ही है, उसे खड़ा करते हैं, दूसरे को भी कहें, तो एक कहे कि यार मुझे लगता है बारिश हो जानी, दूसरा कहे कि मुझे नहीं लगता यार बारिश हो जानी, वैसे शायद मौसम खुशगवार रहे। तो अब देखें यह, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सेम एविडेंस है, सेम चीज़ों को वो देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो क्या है, वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, डिफरेंट हमारे पास क्या है, नताइज के ऊपर पहुँच रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ये हमारे पास प्योरली सब्जेक्टिव होती है। तो क्योंकि वो पहले स्टार्ट में ही हमने कहा है कि हमारे पास ये होती है मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सन बिलीव। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।